पीयूष जी, आपका न्यूज़ 18 के इस स्पेशल शो में बहुत स्वागत। आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। चुनाव गर्मी में है, तीन राउंड हो चुके हैं। आपका चुनाव 20 मई को है। पहला सवाल, आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ हूँ कि अब 40 साल राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं लोगों की अदालत में जा सकूं, जनता के बीच जाके उनके दुख सुख को महसूस कर सकूं ऑन द ग्राउंड। और एक प्रकार से 40 सालों में कई चुनाव देखे, कई चुनावों की रणनीति बनाई, कई चुनावों में दूसरों के लिए काम किया। यहाँ तक कि मैंने माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का पहला चुनाव जी 1989 में, वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और उसके पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़े थे जी। और लगभग हमारी उम्र भी सेम है। ही मस्ट हैव बीन 62 साल के थे तब। जी पर अपने आप जब व्यक्ति उम्मीदवार होता है जी तो एक अलग ही स्वाद भी है, एंग्जाइटीज भी होती है जी और ओवरऑल देखे तो एक मैच्योरिटी भी डेवलप होती है लोगों के बीच में जाके, उनके साथ रोजमर्रा का जीवन बिता के। महाराष्ट्र पे लौट कर आएंगे, आपके चुनाव क्षेत्र पर भी बात करेंगे। पर आप आज हमारे साथ हैं, आप नेशनल लीडर हैं, आपने बहुत मंत्रालय संभाले हैं। एक समय में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मंत्रालय आप संभाल रहे थे सरकार में। मैंने अभी अमित शाह जी का इंटरव्यू किया, उनसे पहला सवाल पूछा। मैंने कहा ये आपका नारा था अब की बार 400 पार, तो क्या ये नारा अभी भी अपने आप में खड़ा हुआ है या गाड़ी पटरी से उतर रही है? पूरा कायम है जी। और जब आप जमीन पर उतरते हो, जब आप लोगों के बीच जाते हो, उनका प्रतिसाय, उनका रिएक्शन, और पॉलिटिकल लीडर्स समझ लेते हैं ऑडियंस के रिएक्शन से कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, स्पीच के दौरान क्या रिस्पांस है, विषय के दौरान क्या रिस्पांस है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही, पर जिस प्रकार के बहुत ही भद्दे, विवादित और ओछे तौर के वक्तव्य विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार के मुद्दों को फेक नैरेटिव्स द्वारा टर्न करने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से आपसी अंदरूनी झगड़े इंडिया अलायंस में सामने आए, केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच की कुश्ती, वेस्ट बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं लेकिन वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा विपक्ष ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है एक बड़े कमजोर विपक्ष के रूप में, ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है देश के प्रति कैसे वो सद्भावना से और संवेदनशीलता से काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल और उनके 50 वर्ष का बेदाग सामाजिक जीवन, ये अपने आप में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास दिला रहे हैं उनको कि मोदी जी ही है जो इस देश को विश्व पटल पर लेके जाएंगे। इधर कुछ देखा है कि मतदान कुछ कम रहा 2-3 चरण में। ये भी देखा गया थोड़ा, अभी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा उतार है, एफआईआई सेलिंग आ रही है, कुछ ऐसी खुशफुसाहट चल रही है कि शायद जो नंबर आप लोग सोच रहे थे उस नंबर के आसपास आप लोग ना पहुंच पाए। आपने मुझे 4 महीने पहले 330 का नंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया था। तो क्या आंकड़ा देख रहे हैं आप? क्या इसमें कुछ भी सत्य है कि मतदान कम होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी में आ गया है, घर से जो है वर्कर और कार्यकर्ता आपके बाहर नहीं आ रहे हैं? इस नैरेटिव को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 330 का जो मैंने आंकड़ा आपको दिया था वो था बिफोर आवर अलायंसेस विद जेडीयू, जी बिफोर आवर अलायंस विद चंद्रबाबू नायडू's टीडीपी एंड बिफोर एनी अलायंस इन तमिलनाडु जी। तो ये है मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर की बात होगी। जी, बहुत 4-5 महीने पुरानी बात। उसके बाद ये सब डेवलपमेंट्स के बाद ये आंकड़ा बढ़ते ही गया है जी। इससे भाजपा का भी आंकड़ा बढ़ा और हमारी एक ओवरऑल एनडीए अलायंस का भी आंकड़ा बढ़ा। इसके साथ साथ परिस्थितियों में भी फर्क पड़ा। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और तेलंगाना, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां बड़े स्पष्ट रूप से
भाजपा की जो परफॉर्मेंस हम पहले आकलन लेते थे उससे कई अधिक लोगों में प्रतिसाय और प्यार और आशीर्वाद मिल रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा हम लगभग समझते थे कि बीजेपी का नंबर कुछ नहीं आएगा वहां पे। अब ये तीनों स्टेट्स भी बड़े प्रॉमिसिंग लगने लगे। केरल और तमिलनाडु में अकाउंट खुलेगा इस बार? हाँ, इस बार अवश्य खुलेगा, वो तो लगभग सभी लोग मानते हैं। केरल में अकाउंट भी खुलेगा और शायद वो अकाउंट ऐसा खुलेगा कि चौंकाने वाला होगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ सीट्स एंड इन वोट शेयर। वोट शेयर में तो सब इस बात को मानते हैं, सीट कन्वर्जन होगा। सीट्स में भी 2 या 3 सीट्स ऐसी हैं जिसमें हम बहुत स्ट्रांगली रेस में हैं, एक तो पक्का जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु नहीं, केरल की बात करें। तमिलनाडु भी लगभग ऐसी स्थिति है, 2 तो जीतेंगे और 4-5 में हम अच्छी रेस। और अगर पूरा साउथ देखें जहां पे करीब मान लीजिए लगभग 130 सीटें हैं, तो उसमें पूरा साउथ देखिए तो एक जमाने में हम 3-4 स्टेट्स में लगभग ना के बराबर थे जी। और आज हम अकेली पार्टी है जो हर स्टेट में प्रेजेंट है जी। जैसे ही हम केरल, तमिलनाडु में अकाउंट खोल लेते हैं, आंध्रा में तो अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार, लगभग स्पष्ट है। कल आपने विजयवाड़ा का रिस्पॉन्स अवश्य देखा होगा, अद्भुत था। फिर तेलंगाना में जो स्थिति बनते जा रही है उसमें हमारी वी आर फार अहेड ऑफ द ऑपोजिशन और इवन ऑफ द रूलिंग पार्टी देयर नाउ। फिर कर्नाटक में लगभग वी बीन एबल टू मेंटेन आवर पोजीशन। कर्नाटक में आप लोगों की बहुत भारी जीत थी पिछली बार, मेंटेन कर पाएंगे उसको? कह रहे हैं लोग कि वहां पे थोड़ा माहौल दबा हुआ है। 1-2 सीटों में कभी माहौल आगे पीछे हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार और पिछली बार में बहुत लंबा चौड़ा फर्क होगा, क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव। लोगों को ध्यान में है कि इससे देश का नेता चुना जा रहा है, देश की सरकार। और इतना तो सब मानते हैं कि वो जो पुराने काली घटा वाले दिन थे, यूपीए के भ्रष्टाचार से लेप्त प्रधानमंत्री जो करते हैं उसको एक युवराज उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्वस्त कर देते हैं, रोज हर हफ्ते महीने एक नया भ्रष्टाचार का कांड बाहर खुलता है। प्रधानमंत्री इतने निहत्थे के बोलते हैं मैं क्या करूं भाई, दीज आर कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। इस प्रकार की सरकार आज देश में कोई हिस्से में लोग नहीं चाहते। तो दक्षिण में जो माननीय अमित शाह जी ने कल कहा, मैंने भी ईमानदारी से सोचा नहीं था उस दिशा में, फिर बाद में जब आंकड़े जोड़ने और देखा तो मुझे ध्यान में आया कि और कोई पार्टी नजदीक भी नहीं आती है जितनी सीटें हम सभी स्टेट्स मिला के, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और केरल, तमिलनाडु तो सभी मिला के। तो आंकड़ा क्या है 130 में आपको क्या लगभग दिखता है? मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं किया, बट वी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट amongst all the parties contesting in South India. पीयूष जी, थोड़ा सा बड़े मुद्दों पे एक आध बात करते हैं। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि 400 पार आराम से होगा, भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें आएंगी, तो जो ये चुनाव का मोमेंटम शुरू हुआ था तो आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अपने मोदी जी के कार्यकाल में जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं उनको गिना रहे थे। इधर इधर खास करके 2 चरण के बाद ये देखने को मिला कि अब जो है पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान में अपने रैली में इसकी बात करी, यहां तक कि ये बात हुई कि कांग्रेस जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, हिंदुओं का जो है कि जमा पूंजी लेकर मुसलमानों में बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी। इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी क्या जरूरत है इस समय इस बात को उठाने? हमारी तरफ से तो ये निकला ही नहीं। आप आज भी मोदी की गारंटी खोल के देख लीजिए, बहुत ही पॉजिटिव नैरेटिव है जी। हमने हर विषय को बड़ी गंभीरता से और गहराई से देश के समक्ष रखा है। एक विजन रखी है कि कैसे अमृतकाल में हम विकसित भारत बनेंगे और उस दिशा में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे हमारी तीसरी टर्म में। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद उनका पोल खोल हो गया, उनका खुलासा हो गया कि वो अभी भी तुष्टीकरण की सोच में है। वो अभी भी सैम पिट्रोडा जी के दिखाए हुए आर्थिक विषयों पे चलने की सोच रहे हैं। उनके लिए अभी भी जो भेदभाव की राजनीति है वो प्राथमिकता लेती है और उन्होंने जिस प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश की समाज में, उसको हमें लोगों के बीच में ठीक से प्रेजेंट करना आवश्यक लगा। और मैं समझता हूँ डेवलपमेंट और पॉजिटिव एजेंडा की बातें हमने नहीं बंद किया लिखनी, पर
स्वाभाविक रूप से मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसमें चटपटी बातें, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट या टीआरपीज और हेडलाइन हंटिंग तो रहती है। तो इससे ऐसा सा फील होता है कि ये नैरेटिव चेंज हुआ है। पर आप कोई भी हम में से किसी का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अमित भाई का, माननीय जेपी नड्डा जी का या राजनाथ जी का भाषण देखें, या हम जो कैंडिडेट्स हैं हमारे लेवल के भी भाषण देखें, तो बड़ी सकारात्मक सोच के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं, पॉजिटिव नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे ये चुनाव देश का भाग्य विधाता वाला चुनाव है, देश का भाग्य बदलने वाला चुनाव है, उस चीज पे हमारा फोकस ज्यादा रहता है। ये चुनाव तय करेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने बनाम आई थिंक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि चाहे वो लोग ने कह दिया है कि हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो 5 भी कौन होंगे, ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। उनका कहना यह है कि उन्होंने ये सब नहीं कहा है, ना उन्होंने इस बारे में ये बात की है, या ना उन्होंने मैनिफेस्टो में किसी मुसलमान शब्द का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि आप लोगों ने इस बात को आगे रखा है। तो ये निष्कर्ष आपने कैसे निकाला? राहुल जी, आप देखिए कि सैम पिट्रोडा जी उनके सबसे नजदीकी सलाहकार हैं जी। और वर्षों से, आज की बात नहीं। जी जी। और वो तो टॉम टॉम करते थे उस बात जी को। जी। दुनिया भर में सैम पिट्रोडा जी इनको लेके जाते थे ओवरसीज कांग्रेस के नाम से, और वहां पे भी वो देश के बारे में बड़ा बुरा भला कहते थे। अब ऐसा व्यक्ति जब 55% इनहेरिटेंस टैक्स की बात उसी समय करे, और मेरा मानना है कि जरूर मैनिफेस्टो में भी उनका हाथ रहा होगा। अब एक तरफ मैनिफेस्टो आए, वो कहे कि सबकी जमा पूंजी की हम ब्यौरा लेंगे, सबको जांच करेंगे, आपने जो सेविंग्स किए हम निकालेंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें। तो भाई जमा पूंजी रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले आपसे तो खींच लेनी पड़ेगी ना, चोरी कर लेनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से वो यही कह रहे। और फिर आप देखिए 3 चीजें जो हुई एक साथ। एक मैनिफेस्टो कहता है आपकी संपत्ति का हम पूरा जांच करेंगे, हर एक मिडिल क्लास आदमी की, देश के हर व्यक्ति की। तो साधारणतः तो देश में जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो साधारणतः तो अधिक मिडिल क्लास ही है, तो उनकी सबकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा। दूसरा नैरेटिव कहा जाता है जनसंख्या के आधार पर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। तीसरा एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ, जबकि एकदम झूठ है, मोदी जी ने अन्याय किया है तो उनका पहला अधिकार है देश के रिसोर्सेज पे, ये उनके प्रधानमंत्री जी का भी, पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है। और चौथा, उसी समय सैम पिट्रोडा जी इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं कि अमेरिका की तरह 55%, छोटा मोटा भी नहीं, हमारे यहाँ भी इनहेरिटेंस टैक्स था पहले, पर छोटा सा था। 55% टैक्स की बात करना कि भारत के लिए अच्छा होगा। अब ये चारों को जब आप कड़ियों को जोड़े, तभी तो समझ में आता है कि कांग्रेस की सोच क्या है और राहुल गांधी और उनके मित्र पक्ष किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, ये कैसे आता है? देखिए, कांग्रेस के सभी इतिहास में आप काम देखें तो उन्होंने भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, धर्म के आधार पर, और अब तो आपकी और मेरी स्किन के कलर के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर भी उन्होंने भेदभाव किया है। अब मुझे मालूम नहीं आपका क्या है, पर मैं तो महाराष्ट्र में हूं, तो मैं किस कैटेगरी में आता हूं वो आपके व्यूअर्स को बता देना। पर कितना दुर्भाग्य है कि इन्होंने जीवन भर इस प्रकार से लोगों को बांटने की कोशिश की है। इनकी हर योजना में भी लोगों को बांटा जाता था। आखिर सच्चर कमेटी क्या थी? लोगों को एक एक स्टेट में पूछताछ करने निकाला था कि आपने मुसलमानों के लिए क्या स्पेसिफिक पॉलिसी या स्कीम निकाली है। और कितना मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण था कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का प्रोजेक्ट बनाएं तो क्या, या रेलवे को एक्सपैंड करें, तो क्या उसमें यह तय किया जाएगा कि इसमें कितने % मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा उस रोड को इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे ही अगर आप देखें तो कर्नाटक में या उनके राज्यों में उन्होंने बात की है कि मुसलमानों के लिए आरक्षण देना चाहिए।
अब ये सब बातें तो मुस्लिम लीग किया करती थी। आप तो लोगों ने इनके करनी में और इनके कहनी में जो मैनिफेस्टो था और इनके काम जो है, इनके राज्य सरकार जो थोड़ी बहुत रह गई है, उसके काम को देखते हुए और जिस प्रकार से लगातार प्रभु श्री राम का अपमान करना, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करना, राम के अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह लगाना, कोई कांग्रेस के नेता कहे कि हमें राम मंदिर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, इस प्रकार के जब बयान सब आते हैं और उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि ये लोग बात कर रहे हैं कि देश के रिसोर्सेज का पहला हक एक धर्म का, एक समुदाय का होना चाहिए, तो इससे ध्यान में आता है कि ये मुस्लिम लीग की तरह बात कर रहे हैं। ये ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर मुसलमानों को दे देंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कहां से, ये तो सुप्रीम, ये हम तो रूल ऑफ द लॉ में विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तय कर रखी है सीलिंग, उस सीलिंग में आज ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन बांटी हुई है और मंडल कमीशन रिपोर्ट तो कब से आई थी, पर कांग्रेस ने कभी लागू नहीं की थी। एक गैर कांग्रेसी सरकार आनी पड़ी जिसने मंडल कमीशन से ओबीसी को आरक्षण दिया। अगर आप देखें तो हमने जब आरक्षण इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को दिया तो वो भी हमने आउटसाइड द ओबीसी एससी एसटी कोटा दिया, जिससे उसको टच नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि सोशल और इकोनॉमिक कारणों से जो रिजर्वेशन है वो एक सीमा तक हो सकती है और उसमें अगर ये मुसलमानों को जोड़ते हैं तो मुस्लिम धर्म में तो सोशल बैकवर्डनेस का सवाल उठता ही नहीं है कि उसमें तो कास्ट सिस्टम है ही नहीं। तो स्वाभाविक रूप से एक तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पहली बात ये देना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर उसको देने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ओबीसी या एससी एसटी की रिजर्वेशन छीन के ये रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। तो अगर एक धर्म के आधार पे रिजर्वेशन ये देना चाहे किसी को भी और उसके लिए ओबीसी एससी एसटी की रिजर्वेशन को छीन ले, ये कदापि ये देश स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग जो है नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते अगर उनके साथ ईडी, सीबीआई और ईवीएम ना हो। इसका साथ लेकर ही वो मैच फिक्सिंग करते हैं और चुनाव जीतते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ईवीएम में कर्नाटक में वो चुनाव जीते या तेलंगाना में जीते तो उन्हें तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए कि ईवीएम के चुनाव रिजल्ट्स गलत है, तो उन्होंने रिजाइन करके डिमांड करना चाहिए कि हम सरकार बनाने का बहिष्कार करते हैं, हम तो बैलेट बॉक्स वापस चाहते हैं और उसके बाद ही चुनाव में आएंगे। बार बार तय कर लें भाई क्या उनके मन में कल्पना है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो इमोशनल और ब्लैकमेल करते रहते हैं कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में गया तो बड़ी डेमोक्रेसी से सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ, और कभी रामलला का मंदिर के हक में गया कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए तो तब ये सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। ईवीएम का भी फेवर में आया, ईवीएम का भी फेवर में आया, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय हुए। और कितनी सिली बात है कि आज जो लाखों ईवीएम्स देश भर में इस्तेमाल होती है, दे आर नॉट इवन इंटरकनेक्टेड ऑन द नेट। मतलब इनका इतनी सोच ओछी है, मतलब आई वुड से इट इज बिलो कंटेम्प्ट टू इवन इमेजिन कि देश में 12 लाख से अधिक कितने ईवीएम चलती हैं, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। तो अगर किसी प्रकार का भी कुछ गलत काम हो तो 12 लाख ईवीएम्स को टेम्पर करना पड़े, और उस हिसाब से अगर चले तो विपक्ष की किधर भी कोई सरकार या कोई चुनाव में जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। तो बड़ा सिली नैरेटिव है। पहले से जानते हैं कि हारने वाले हैं, तो अभी से ग्राउंड्स बना रहे हैं कि क्या नैरेटिव क्रिएट करेंगे जिससे राहुल गांधी की हार है, इससे बचाने के लिए ये ईवीएम की हार है। कल को बोल देंगे शरद पवार की वजह से हार गए, कल बोल देंगे उद्धव ठाकरे की वजह से हार गए, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार को बचाना है। रही बात ईडी सीबीआई की, मैं समझता हूँ कानून अपना हिसाब से चलता है। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। आपने भ्रष्ट काम किए तो आप पकड़े गए, अगर इफ यू गॉट कॉट विद योर हैंड इन द टिल तो कानून अपना काम करेगा ही। पर एक बात तो है पीयूष जी की ज्यादातर जो केसेस ईडी के जो रेड्स हो रहे हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज में ही हो रहे हैं। अभी एक नेशनल न्यूज़पेपर ने एक रिसर्च भी किया था, उन्होंने देखा कि करीब
25 नेता जो बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों में चले गए, उनमें से 23 नेताओं के खिलाफ या तो केस ड्रॉप हो गए या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो इसको कैसे देखें? मुझे लगता है कि लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, लॉ टेक्स इट्स ओन टाइम ऑल्सो, पर हमारी सरकार किसी केस में इंटरफेयर नहीं करती है। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, इनको अपना काम करना है। और मुझे लगता है बिफोर वी टेक एनीबडी इन आवर पार्टी, हम ये भी देखते हैं कि किस व्यक्ति के ऊपर कैसा केस है और वेदर वो व्यक्ति हमारी पार्टी के इथॉस में फिट होगा कि नहीं। अगर किसी ऐसे कितने लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं जिनको हम नहीं लेते हैं हमारी पार्टी में, अगर हमें लगता है कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड ऐसा है कि हम हमारी पार्टी में नहीं ले सकते। और अगर उनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, आपकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो नहीं दबाए जाएंगे? वो तो कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। ऐसे कोई केस हमारी वजह से बंद हो जाएंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि ये एजेंसीज इंडिपेंडेंटली चलती है, कोई हमारे कहने पे नहीं चला सकता। एक और नैरेटिव जो थोड़ा यहाँ पे चला है चुनाव में पिछले कुछ चरणों में, वो रहा है इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव। और उसमें शुरू में ये हुआ कि ये भारत वो भारत नहीं है जो तमाशा देखता रहेगा, खड़ा होके घर में घुस कर मारेगा। कुछ ये भी बातें चली थी, कुछ गार्डियन में एक फॉरेन पब्लिकेशन, उसमें आर्टिकल भी आया था कि कुछ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ 20 टेररिस्ट को पाकिस्तान के सॉइल में मारा। तो ये सब, इन सब पे टिप्पणियां भी हुई हैं हम लोगों ने। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मणिशंकर अय्यर जी ने अभी आके कहा कि जो है पाकिस्तान के संग हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसे में उनको ये नहीं समझना चाहिए कि उनके पास एटम बॉम्ब है, वो भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी एक तरीके से तुष्टीकरण का ही नैरेटिव है। देखिए, भारत में बहुत स्पष्ट नीति है कि ना हम दूसरे देशों के राजनीति में इंटरफेयर करते हैं, ना दूसरे देशों ने हमारी राजनीति में इंटरफेयर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पुराने जमाने में हमारी कमजोर सरकारें रही हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। टेररिस्ट हमारे देश में, और मैं तो मुंबई का हूँ, मुंबई में आके जिस प्रकार से हमें टेररिस्ट हैव हेल्ड अस टू रैंसम, और कितने हमने हादसे देखे हैं मुंबई में, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो या टेरर अटैक हो 2008 का। ऐसी परिस्थिति में ये जो निहत्ती सरकारें कांग्रेस ने इस देश को दी, उसका जरूर हर देशवासी को दुख है। और आज हर देशवासी को गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालाकोट में स्ट्राइक किया या उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक किया। एक बार देश का मनोबल बढ़ा, देश को सुरक्षा का एक माहौल मिला, देश में हर एक व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। और ये बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में। एक महिला ने मुझे देखते ही कहना शुरू किया, आप मेरी बात मोदी जी तक पहुंचाइए, क्या हम बहुत खुश हैं, मोदी जी को ही वोट करेंगे। और मैं एक महिला के नाते कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ आज भारतीय होने में। और फिर लंबा उन्होंने एक बड़ा ओजस्वी, बहुत एक्साइटमेंट के साथ 1-1.5 मिनट तक मुझे सुनाती रही कि मोदी जी को ये बताना, मोदी जी को ये बता। तो आई टेल यू, आज मूड ऑफ द नेशन है कि भारत को फाइनली स्वाभिमान मिला है। भारत अब झुकने वाला नहीं है किसी के साथ। ये जो नई सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आई है भारतवासियों में, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता का ये भी एक बहुत बड़ा कारण। ऑपोजिशन का कहना है कि पाकिस्तान को तो आंख दिखाते हैं, मगर जब चाइना की बात आती है तो उस पर जो है सीधा कोई जवाब नहीं देते हैं। तो चाइना ने हमारी जमीन हथिया ली, उस पर हमारा कोई, उस पर आप लोगों का? राहुल जी, हमारी जमीन चाइना ने बीजेपी के समय नहीं हथियाई थी, कांग्रेस के समय हथियाई थी। वो तो कांग्रेस कटघरे में, और कांग्रेस ने जवाब देना है कि हमारी जो जमीन चाइना ने उनके समय ली, जिस युद्ध को हम हारे कांग्रेस के समय, उसका जवाब तो दे पहले कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासन में भारत की सीमाएं सुरक्षित है। भारत के सेनानियों का, हमारे आर्म फोर्सेस का, सुरक्षा बलों का हौसला भी बुलंद है। आज मुंह तोड़ जवाब देते हैं अगर कोई हमारी तरफ आंख भी उठा के देखता है। पैंगोंग वैली का आपको याद होगा कैसे हमारे जवानों ने एकदम जवाब दिया, और एक व्यक्ति नहीं वहां अपने मोर्चे से हटा। आज उनको हमने इक्विप किया है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, विद द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट। कांग्रेस के समय में तो आपको ध्यान होगा कि हमारी इक्विपमेंट या हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इतनी वीक हो गई थी जी। तो आज तो हमारे सेना बलों को नया हौसला बुलंद हुआ है। एक और मुद्दा जो इस चुनाव में आया है, और वो
इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें जो जनसंख्या का उन्होंने एक एनालिसिस किया, उसमें देखा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन 1950 से 2015 के बीच में करीब 43% बढ़ी है, उसका इजाफा हुआ है। हिंदू पॉपुलेशन एट द सेम टाइम जो है करीब 7.8% गिरी है। ये इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? वापस आप लोग सरकार में आएंगे तो क्या कदम उठाएंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई कदम उठाएंगे क्या? ये समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन भारत की जनता ने इस विषय के ऊपर गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, मीडिया में डिबेट होनी चाहिए इस विषय के बारे में, और लोगों ने सोचना पड़ेगा कि क्या ये देश का जो बैलेंस है ये गलत दिशा में जा रहा है, क्या इसका परिणाम होगा आगे चल के। आज के दिन आप अगर दुनिया भर में चारों तरफ देखें तो कई देशों में चिंता का विषय उभर रहा है, और कई देश अपने अपने इस प्रकार के चेंज इन डेमोग्राफी के ऊपर चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कई लोग तो कानून भी ला रहे हैं जी। पर भारत एक ऐसा देश है जो इंक्लूसिव है, हम सबको लेके साथ में लेके चलते हैं। हम लोग आज मुंबई में हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। अहम स्टेट है इस चुनाव में, ये आप मानेंगे। पिछली बार आप लोग शिवसेना के साथ थे, 48 में 41 सीटें यहाँ मिली थी। इस बार थोड़ी खिचड़ी है, दो दल टूट गए हैं, एक दल आपके साथ है, एक दल प्रधानमंत्री डुप्लीकेट शिवसेना बोलते हैं। तो इसको इस बार आप कैसे देखते हैं? 28 सीटों पर आप लड़ रहे हैं और 23 सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की आई थी। क्या ये डिफेंड कर पाएंगे? क्योंकि बिग पिक्चर में महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा गया जी। मुझे अभी तक याद है कि हमारे यहाँ के एमपी को, शिवसेना के एमपी को जिताने के लिए मैं गली गली में घुमा हूँ। हर एसोसिएशन और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की मीटिंग्स में लोगों को कहा है कि आप मोदी जी को देख के वोट करिए, मोदी जी का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव। शिवसेना के एमपी जीते थे मोदी जी के नाम पे, और वो भली भांति वो सब समझते हैं। ऐसे ही 19 के असेंबली इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, बार बार कहा जाता था, उजागर होता था। कई ऐसे स्टेजेस पे पब्लिक मीटिंग्स में जहां उद्धव ठाकरे जी भी बैठे रहते थे तो ये कहा जाता था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना है इस चुनाव। उसके बाद विश्वासघात उद्धव ठाकरे जी ने किया, मोदी जी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ। आखिर हमारा गठबंधन था, गठबंधन ने वोट लिए थे, मेजॉरिटी ली थी, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा थी किसी ना किसी तरीके से मुझे मुख्यमंत्री बनना है और शायद अपने लड़के को स्थापित करने की जो चाहत थी, उस लालच में उन्होंने त्याग दिया बाला साहेब ठाकरे का हर एक वो असूल जिसके लिए शिवसेना खड़ी हुई थी। हिंदुत्व को त्याग दिया उन्होंने। बाला साहेब ने जो बड़ा फेमस उनका वाक्य है कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा, उसको त्याग दिया। और तुष्टीकरण की राजनीति के साथ उद्धव ठाकरे जी जाके राहुल गांधी की गोद में बैठ गए। मैं समझता हूं कि शिवसेना के अंदरूनी इसका काफी गुस्सा था। एमपी एमएलए भी देख रहे थे कि उनका अगली बार कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इस प्रकार से, और इस परिस्थिति में लगभग पूरी शिवसेना ने तय किया कि हमें नेता बदलना पड़ेगा। और जब नेता बदला, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को नेता बनाया, तो कुछ लोगों ने तय किया कि वो पार्टी के बाहर रहेंगे। उद्धव ठाकरे जी एक स्प्लिंटर ग्रुप बन के रह गए, कुछ 2-4 सीनियर लीडर्स ही हैं उनके पास, बाकी पूरे एमपीज एमएलएज अधिकांश तो ओरिजिनल शिवसेना के साथ ही। तो ये कोई स्प्लिट नहीं है, शिवसेना इज इंटैक्ट, छोटा स्प्लिंटर ग्रुप बाहर है। वैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार इज द नेचुरल लीडर। शरद पवार अपनी लड़की को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को त्याग दिया, नहीं तो 14 में भी बीजेपी के साथ गए, 17 में जाना चाह रहे थे, 19 में गए और फिर बैक ट्रैक किया। ऐसा नहीं लगता कि कुछ सिंपैथी हो सकती है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की? सिंपैथी तो मोदी जी और फडणवीस के लिए होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल धोखा तो इनको दिया गया, बैक स्टैप तो इनको किया गया, विश्वासघात तो मोदी जी और फडणवीस जी के साथ हुआ। तो इफ एट ऑल सिंपैथी होगी तो अधिकांश लोगों में इनके लिए सिंपैथी होगी, कुछ मात्रा में अजीत पवार के लिए सिंपैथी होगी जिसको पॉन बनाया गया।
ऑपोजिशन का कहना है कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं महाराष्ट्र में एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो है अजीत पवार को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोई मैसेजिंग है, इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे देखा जाए? मुझे लगता है उन्होंने तो सिर्फ जब शरद पवार जी ने घुटने टेक दिए और उन्होंने बताया कि अब हमारी पार्टी या छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलीन हो जाएंगी, तो ये स्पष्ट हो गया। ये बारामती के चुनाव के बाद का, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि उनका अंदाजा आ गया है कि बारामती में सुनेत्रा पवार जी जीत रही है और सुप्रिया सुले जी हार रही है, और उनको ध्यान में है कि उनके पास तो एक ही लक्ष्य है कि कैसे सुप्रिया सुले जी को बचाना। तो अब तो ना उनके पास राज्यसभा रहेगी देने के लिए, लोकसभा हार जाएंगे, तो इसलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं सुप्रिया सुले को कांग्रेस ज्वाइन करा दूंगा, पार्टी में और कुछ तो रखा ही नहीं है। तो सुप्रिया सुले जी कांग्रेस ज्वाइन कर देंगे तो वैसे ही उनका जो स्प्लिंटर ग्रुप है उसमें भी कुछ ज्यादा रहेगा नहीं। वैसे ही उद्धव ठाकरे जी तो कांग्रेस की बी टीम बन गए, उनके ही कहने पे, उनके ही सलाह मशूरे पे चल रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हैज बिकम द कॉलिंग कार्ड ऑफ उद्धव ठाकरे जी, जो कितनी हैरानी की बात है। उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया, बाला साहेब के सभी मूल सिद्धांतों को त्याग दिया। इस बार महाराष्ट्र में काफी मुसलमान उद्धव ठाकरे सेना को वोट कर रहे होंगे। हाँ, आजकल तो मुसलमान वोट्स की राजनीति के पीछे उद्धव ठाकरे जी दौड़ के जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बाला साहेब को तो कितनी तकलीफ हो रही होगी आज के उनके लड़के के व्यवहार को देख के, पर उनको ये भी संतुष्टि होगी कि एकनाथ शिंदे जी ने उनके मूल सिद्धांतों को अभी भी संभाल के रखा है और शिवसेना उनकी इंटैक्ट है। दुर्भाग्य है कि खुद का लड़का ही वो सिद्धांतों को छोड़ गया, लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारी नीति है, हमारे महायुति की नीति है, हम मुसलमानों को भी इनवाइट करते हैं। और मैं तो अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ भारी मात्रा में हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे को समर्थन दे रहे हैं, हमारे साथ हैं। कल भी पूरा एक बड़ा ग्रुप हॉकर्स का आया था मेरे कार्यालय में। उन्होंने सबने कहा मोदी जी ने हमारे ध्यान रखा है, हमें स्वनिधि योजना दी, हमें अलग अलग प्रकार की योजनाओं से लाभ मिला है, ट्रिपल तलाक के कानून से हमारे माता बहनों को सुरक्षा मिली है, हमारी बेटियों की हमें चिंता रहती थी, हमें मोदी जी ने उससे निजात दिलाई, बेटियों की चिंता से। एक डायरेक्ट सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, आपने मुसलमानों की बात की, पर महाराष्ट्र में यहाँ पे मराठा सेंटिमेंट जो है वो क्या भारतीय जनता पार्टी के अभी थोड़ा अगेंस्ट है? यहाँ पे मराठा एजिटेशन हुआ, मनोज जरांगे पाटिल जी ने जो है एजिटेशन किया, आज भी कुछ क्लैरिटी है क्या इसमें? क्या मराठा भारतीय जनता पार्टी के साथ है? और ये एक बहुत बड़ा वोट ब्लॉक है यहाँ। देखिए, पूरी मराठा समाज समझता है कि अगर उनके हितों की रक्षा कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मोदी जी और यहाँ पे हमारी महायुति की सरकार, ये जो डबल इंजन सरकार है, यही मराठा हितों का आरक्षण कर सकती है। वो जानते हैं कि उनका वोट अगर इधर उधर दे दें तो विफल हो जाएगा, ना कोई चुन के आ पाएगा, ना कोई उनके हितों की रक्षा कर पाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मराठा भाई बहन महाराष्ट्र के मोदी जी के साथ है और मोदी जी को ही समर्थन आशीर्वाद देंगे। पीयूष जी, मुंबई नॉर्थ आपकी सीट, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, पिछली बार भी बहुत भारी जीत हुई थी। क्या पिछले बार के मार्जिन को बीट कर पाएंगे आप? ये तो जनता जनार्दन ही तय करती है क्या बीट कर पाएंगे क्या नहीं, पर अभी तक जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो समर्थन जमीन पे मुझे मिला है, जहां जहां मैं गया हूं मैंने देखा है, झुग्गी झोपड़ी हो, कोई समाज हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा पूरे प्रदेश में, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्षेत्र में मेरे को क्षेत्र नहीं दिखा, लोग नहीं मिले जिनका रत्ती भर भी मैंने नेगेटिविटी देखी हो। जी। समाज का हर वर्ग आज मोदी जी के साथ जाना चाहता है। ये वोट तो मोदी जी के लिए आशीर्वाद के रूप में उत्तर मुंबई के लोग देंगे। मोदी जी की गारंटी और मेरा दृढ़ संकल्प कि मुझे मोदी जी की गारंटी उत्तर मुंबई के लोगों के जीवन तक पहुंचानी है और उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाना है, ये मेरी निष्ठा। मुझे विश्वास है कि बहुत ही अच्छी तरीके से लोग उतरेंगे वोट डालने, पिछली बार से अधिक वोट डालेंगे और वो वोट मोदी जी के लिए डालेंगे।
कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं भूषण पाटिल, वो कह रहे हैं कि आप आउटसाइडर हैं, थोड़ा मराठी वर्सेस गुजराती कलर भी देने की कोशिश जारी है। इन सब से कुछ फर्क पड़ेगा? ये आप जब पहली बार मुंबईकर होने के बाद आप अपने को कैसे देखते ये जब कोई विषयहीन होता है, जिसके पास कोई विषय नहीं हो, जी कोई प्रिंसिपल, पॉलिसी, विजन नहीं हो, जी किसी के पास कोई फॉलोइंग नहीं हो और मुद्दा भी नहीं हो, जी तो वो इस प्रकार के मुद्दों पे उतर आते हैं। और मजेदार बात देखिए ना, हम सब मुंबईकर हैं, आप भी मुंबईकर हूं, मैं भी मुंबईकर। कभी आपने अपने आपको दक्षिण मुंबईकर या उत्तर मुंबईकर बोला है क्या? आपके यहाँ इतने लोग हैं इस स्टूडियो में, मैं चाहूंगा आप सभी का एक पोल ले लीजिए। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा बोले कि मैं मध्य उत्तर मुंबईकर हूं या मैं उत्तर पूर्व मुंबईकर हूं, जी हम सब मुंबईकर हैं, हमें शान है, हमें गर्व है हमारे मुंबईकर होने का। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी शायद मुंबई को भी बांटना चाहते, देश को तो बांटने की उनकी योजना और नीति है ही, अब वो मुंबई को भी तोड़ना चाहते हैं हिस्सों में, और हमारे मुंबईकर को भी एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। ऐसे ही पार्टी और ऐसे ही व्यक्ति इस प्रकार के वक्तव्य दे सकते हैं। वैसे हास्य की बात है, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ और मैं, हम दोनों सेम एरिया के हैं, मैं सायन का हूँ, वो धारावी की थी, सटे हुए हैं दोनों, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उन्होंने ये आउटसाइडर वाली बात कांग्रेस की अध्यक्षा के रूप में शुरू की, और अब वो स्वयं धारावी छोड़ के बांद्रा सांता क्रूज में आ गए लड़ने। पता नहीं वो अपने आप को वह इनसाइडर मानते हैं या आउटसाइडर। आदित्य ठाकरे जी बांद्रा में रहते हैं, आई थिंक, आई एम श्योर मुंबईकर सभी जानते हैं। अब वहां से छोड़ के वर्ली से एमएलए बने, अब पता नहीं वो वर्ली में आउटसाइडर है या इनसाइडर है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा हट के दूसरे मुद्दे पे आते हैं। मुंबई में बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी तुष्टीकरण की बात चल रही है। कोई कह रहा था कि हेमंत करकरे जी को जो है आरएसएस के कोई सिंपैथाइजर पुलिस वाले ने मारा, उसको कसब ने नहीं मारा। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ शर्म की बात है। एक हमारे सेना को तो छोड़ सकती है कांग्रेस। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी, ये जो एमवीए सो कॉल्ड महाविकास अघाड़ी है, इन सब ने कम से कम हमारे सेना बलों का तो मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी सैक्रिफाइस को तो नहीं बिलिटल करना चाहिए, ऊंचा बना देना चाहिए। आप देखिए, अब बाटला हाउस में भी यही किया था। इन्होंने कश्मीर में भी बार बार हमारे सेनानियों को एक प्रकार से बहुत ही नीचा दिखाया। वो स्टोन थ्रोअर्स उनके लिए अच्छे थे, और जो सेना के ऊपर पत्थरबाजी होती थी वो उनको तकलीफ देती थी, इंडिया अलायंस के घटकों को। और अब जब बंद हो गया आर्टिकल 370 हटने के बाद, तो उनको दिखता नहीं है कि कैसे बदलाव आया है लोगों के जीवन में जम्मू कश्मीर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आज जब हेमंत करकरे जी के बलिदान को इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ती है, या तुकाराम जी के जो शहीद होके जिन्होंने कसब को पकड़ा, या जो मेहनत और दिन रात काम करके उज्जवल निकम जी ने टेररिस्ट को फांसी पे चढ़ाया, या हमारे जो सुरक्षा बलों ने बाकी 9 टेररिस्ट को गन डाउन करके मारा, और 2 दिन तक मुंबई रैंसम पे था, वी वर ऑन एज, जो हमारे सुरक्षा बलों ने मुंबई को बचाया, इन सब के सैक्रिफाइस को, और कितने सारे हमारे मित्र, मेरे स्वयं के मित्र, उस 2008 के टेररिस्ट अटैक में अपने जान निछावर कर चुके हैं, कि उनका जीवन चला गया इस अटैक में। ऐसे में इस प्रकार के बयान जब आते हैं कांग्रेस नेताओं से, तो मुझे लगता है कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, हर महाराष्ट्रन के साथ, हर मुंबईकर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जमीयत उलेमा ने भी कहा है कि फतवा जारी किया है कि मुसलमानों को कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को जो है वोट देना चाहिए। राज ठाकरे जो कि आपके संग जुड़े हुए हैं इस वक्त, उन्होंने कहा है कि मैं भी फतवा जारी करता हूं, हिंदुओं को सबको भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना और अजीत पवार जी को वोट देना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो राज ठाकरे जी कोई रिलीजियस लीडर नहीं है जी। ये तो उन्होंने गुस्से में, आक्रोश में ये बात कही कि ऐसे फतवा देने का किसी को अधिकार ही नहीं है। ये तो एक प्रकार से इट वाज अ रिएक्शन एंड अ काउंटर अटैक। जी। जो फतवा रिलीजियस ग्राउंड पे, धर्म के आधार पे, धर्म के गुरु देते हैं,
उस फतवे का हम घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार का फतवा देके सामाजिक समरसता बिगड़ती है। और राज ठाकरे जी तो पॉलिटिकल लीडर है। पॉलिटिकल लीडर तो अपील करते हैं। पॉलिटिकल लीडर अपनी बात रख के लोगों का समर्थन, आशीर्वाद का अनुरोध करता है। ये तो गुस्से में उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं इस प्रकार का फतवा देने का किसी मौला, मौलवी या किसी धर्मगुरु को अधिकार नहीं। क्या आपने कभी सुना है कोई भी और धर्म का कोई धर्मगुरु इस प्रकार का फतवा देते हुए, इस प्रकार का आदेश देते हुए कि सब लोग इन्हीं को वोट देंगे, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, या उनके जो भी धर्म की आस्था के ऊपर कोई प्रकार की आहत होगी। मैं समझता हूं कि धर्म और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये देश सेक्युलर है और सेक्युलर देश में धर्म की हम सबने अपने अपने धर्म की पालना करनी चाहिए। राजनीतिक मैदान पर हम सबने राजनीतिक और ठोस मुद्दों पर राजनीति और चुनाव लड़ने चाहिए। एक सवाल और, आप वाणिज्य मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, आपने रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है श्रम रिहैबिलिटेशन का मुद्दा। इसको आप एक सेंट्रल लीडर होने के नाते, एक जहां आपने इतने बड़े काम रिफॉर्म्स किए, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कैसे इसको टैकल करेंगे? क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, मोदी की गारंटी आपने देखी होगी, हमारा संकल्प पत्र 2024 का, ये उसका एक छोटा सारांश है। इसमें पहला ही जो अध्याय है गरीब परिवारों की सेवा जी, उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी है उसमें स्पष्ट किया है कि स्लम भूमि पर स्लम पुनर्विकास के निर्माण को बढ़ाकर कम आय वाले परिवारों को उच्च गुणवत्ता वाले घरों में पुनर्वासित करेंगे। यानी जहां स्लम है उधर ही इन सीटू रिहैबिलिटेट करके जो हमारे लो इनकम परिवार हैं, कम आमदनी वाले परिवार हैं, उनको एक अच्छा घर मिले, उनके बच्चों की परवरिश अच्छी हो सके। ये हमारे गारंटी पत्र तक में हमने ली। तो मैं समझता हूं बड़ा स्पष्ट है कि हम तेज गति से देश भर में जितने स्लम्स हैं उनका पुनर्वास करना चाहते हैं। उनको उन्हीं की जगह पे जहां वो रहते हैं उसी जगह पर उनको पुनर्विकास करके नया घर, अच्छा घर मिले, ये हमारा संकल्प है। पीयूष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको चुनाव के लिए 20 तारीख को मतदान है। उसके बाद वापस हम लोग मिलेंगे, आपसे फिर पूछेंगे जो आपने प्रेडिक्शन आज किए हैं सही हैं कि नहीं चुनाव में सरकार बनने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, नमस्कार।